हेलो स्टूडेंट्स, गुरुमंत्रा मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में सबका स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए कॉपी के साथ आगे बढ़ेंगे। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि हम लोग प्रत्येक क्लास में एक कॉपी हम लोग विश्लेषण करते हैं और उसके माध्यम से उस कॉपी के माध्यम से हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि आंसर राइटिंग में क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। और ये जो कॉपी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, तो जो पुराने स्टूडेंट है उन्हें पता है ये कॉपी किनका है। ये कॉपी जिनका है उनका नाम है नीरज कुमार, जो कि पुराने स्टूडेंट को पता है कि इन्होंने बीपीएससी 67 के एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में असिस्टेंट प्लान ऑफिसर का पोस्ट प्राप्त किए हैं और जो है इनका भी ट्रेनिंग भी चल रहा है। तो आज का जो इनका कॉपी है, हम लोग इनके कॉपी पर फिर विश्लेषण करते हैं। देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन है। आज का इनका सवाल है, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का सिद्धांत चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए व्याख्या करें कि कैसे ये एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए लाभकारी है। आपको बता दूं कि वर्तमान में भले ही ये एक टॉपिक ऐसा है क्या कि इसके बारे में बहुत कम चर्चा हो रही है या बहुत कम लोगों के दिमाग में होगी, लेकिन आज से 2-3 साल पहले ये एक हॉट टॉपिक बना हुआ था। इसका कारण है कि प्रधानमंत्री द्वारा कई मंचों पर इसके बारे में बार बार जिक्र करना, इस वजह से ये हॉट टॉपिक बना था। और स्वाभाविक है, जब कोई बात प्रधानमंत्री करे किसी विषय पर तो विपक्ष तो उस पर विशेष कर गौर करेंगे, वो हॉट टॉपिक बनेंगे। अन्य देशों के भी जो राज व्यवस्था होती है, जो शासक होते हैं, वो भी इस पर गौर करते हैं। किसी भी देश के जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई वक्तव्य देते हैं, कोई बात रखते हैं, तो स्वाभाविक है कि उस पर अट्रैक्शन बढ़ जाती है, लोगों का ध्यान उस पर कुछ ज़्यादा पे अटेंशन होती है। तो इनका जो जवाब लिखे नीरज जी, देखते हैं। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें सरकार एवं सरकारी तंत्र का आकार छोटा परंतु प्रभावी और व्यापार के अनुकूल हो। आपको याद होंगे जब 2019 का इलेक्शन हो रहे थे तो पीएम मोदी कई चैनल में जा रहे थे, तो उसमें एक बात है, पीएम मोदी जो बार बार बोलते थे कि हमारी सरकार ने व्यापार के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाने का काम किया, यानी आप एक ही जगह आए और अपना सारा काम करा के जाए। दूसरा, हम लोगों ने व्यापार से रिलेटेड जो जटिल और बेकार के कानून थे, जो अंग्रेजों के ज़माने में बना के रखे गए थे, जिनका कोई अब यूज नहीं था, पर डे वो एक कानून समाप्त करने का काम किया। कुछ साल पहले एक मूवी आई थी, शिवाजी द बॉस। ये मूवी अगर आप लोग नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखिएगा। ब्लैक मनी पर यह मूवी बनी है, रजनीकांत की मूवी है, साउथ के सुपरस्टार। मूवी में दिखाया गया है कि इंडिया में कितना पैसा है। उस मूवी के अनुसार इंडिया में इतना रुपया है, लेकिन वो ब्लैक में है। ब्लैक का कैसे क्या हो रहा है, कहाँ छुपाया जाता है, सारा सिस्टम, और वो ब्लैक अगर निकल जाए तो देश का कितना विकास हो सकता है, ये सारा दिखाया गया है। और ये मूवी बनी थी 2007 में, और 2007 में इस मूवी में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का फ़ायदा दिखाया था। इसमें दिखाया था कि हम लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, हर जगह सब्जी वाला हो, फल वाला हो, हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, तो देश को बहुत फ़ायदा होगा। ब्लैक मनी रुकेगी और इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होगा, क्या ग्रोथ होगा। और इस मूवी में एक और ख़ास पार्ट ये दिखाया गया था कि जो मूवी का जो नायक होता है, रजनीकांत यानी शिवाजी, जब वो अमेरिका से आता है और एक फ्री मेडिकल कॉलेज शुरू करना चाहता है अपने देश के गरीब बच्चों के लिए, तो उनको कितनी परेशानियां होती है अनुमति लेने के लिए, सिर्फ फ्री मेडिकल कॉलेज के लिए, जिससे देश का ही भला होगा। कितने जगह पेपर साइन कराने पड़ते हैं, कितने नियम, बहुत सारे उनको जो होते हैं। ऐसा भी होता है कि उनका जो कॉलेज होता है बंद कर दिया जाता है, उनका बंगला वगैरह सब नीलाम हो जाता है। तो एक बार आप लोग ये मूवी देखिएगा तो इससे समझ में आएगा कि व्यापार के लिए कभी इस देश में जो अधिक से अधिक कानून था वो कितना प्रॉब्लम करती थी, जिसकी वजह से क्या होते थे कि व्यापारी इस देश में आना नहीं चाहते थे, जो बिजनेसमैन इन्वेस्टर इस देश में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। चाइना किसी समय इसी का फ़ायदा उठाया, चाइना एक समय इसी का फ़ायदा उठाया। व्यापारियों को चाइना में दो चीज़ आसान लग गई, पहला सस्ता मजदूर, दूसरा कानून का सरलीकरण। इस वजह से क्या हुआ, आसान कानून होने की वजह से इन्वेस्टर चाइना की ओर ज़्यादा मूव हुए। तो जब सरकार में आई, मोदी सरकार जब आई थी,
वर्तमान में जो अभी मतलब कह सकते हैं। तो इन्होंने ये अपने घोषणा पत्र में भी वादा किया था और 2019 में भी ये बार बार बोलते थे कि हम लोगों ने पर डे एक कानून, ऐसे कानून जिनका अब कोई यूज नहीं है उसको बंद करने का काम किया, समाप्त करने का काम किया, और व्यापारियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाए। 19 के बाद जब सेकेंड टर्म बने तो प्रधानमंत्री और जोश में आए, तो उसके बाद ये इस बात का जिक्र वो ज़्यादा से ज़्यादा किए, न्यूनतम शासन अधिकतम, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, यानी सरकार का जो होता है, सरकार एवं सरकारी तंत्र का आकार छोटा हो। मतलब ऐसा ना हो कि अब बेचारा व्यापारी को साइन करवाते 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 ये टेबल वो टेबल वो टेबल, इस टेबल फाइल जो है इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल में जा रहा और समय निकल रहा, ये चीज़ ना हो। इसके लिए जो है एक व्यवस्था के उस जो होता है उसी का नाम होता है न्यूनतम शासन अधिकतम सरकार, न्यूनतम शासन, न्यूनतम सरकार, सॉरी न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। तो इसमें क्या होगा, इसमें शासन को प्रभावी बनाने के साथ साथ उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करती है एवं स्वयं क्या होती है, नियामक एवं नियंत्रक की भूमिका होती है। सरकार क्या होगी, सिर्फ वो रूल बनाएगी और वो देखेगी कि रूल के अकॉर्डिंग सब चल रहा है कि नहीं चल रहा, कंट्रोल करने का कोशिश करेगी। ठीक है, अब देखते हैं उत्पादन एवं सेवाएं, पूंजी सेवा, ठीक है, निजी क्षेत्र पूंजी सेवा, सरकार नियामक, यानी कि सरकार का काम क्या है, नियम बनाना, और निजी क्षेत्र का काम है पूंजी देना, यानी कि इन्वेस्ट करना। अब है सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन यूएसए में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अभिनेता रोनाल्ड रीगन। यूएसए का जो चेंज होता है, इकोनॉमी को चेंज करने में रोनाल्ड रीगन का सबसे बड़ा हाथ है। आप कह सकते हैं कि एक समय जो रसिया यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जंग छिड़ी हुई थी, और इसमें जो अमेरिका सोवियत संघ को पछाड़ा, तो उसको पछाड़ने में, उसको पीछे करने में रोनाल्ड रीगन का सबसे बड़ा हाथ है। ये पहले अभिनेता था, अमेरिकी सी ग्रेड फिल्म का एक्शन हीरो था, जैसे यहाँ पे हमारे मिथुन चक्रवर्ती थे, सिर्फ एक्शन हीरो, मार काट, बस उसी प्रकार का फिल्म ये बनाते थे। राष्ट्रपति पद पे ये खड़े हुए और ये जीते भी थे। तो जब रोनाल्ड रीगन जब खड़े हुए थे तो इन्होंने कह सकते हैं कि उसी प्रकार का चेंज किया था, अमेरिका में राजनीति को उस प्रकार से चेंज किया जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी ने किया था। इवन कि जब 14 में जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय बार बार उनकी तुलना, रीजन क्या है कि रोनाल्ड रीगन भी जो है एक नई पॉलिटिकल कल्चर की बात करते थे। जब वो शुरू किए थे तो वो भी अपने वादे बहुत ज़्यादा किए थे, सिस्टम चेंज करने की बात बहुत ज़्यादा किए थे, और रोनाल्ड रीगन किए भी थे। रोनाल्ड रीगन जब आए थे वो भी किए थे, और उसी का एक नतीजा रहा कि अमेरिका जो होता आज इकोनॉमिकल रूप से बहुत मजबूत बना और सोवियत संघ को वो पछाड़ने में सफल हुआ। तो रोनाल्ड रीगन ही के जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से थे, और जब वो चुनाव के दौरान उन्होंने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, यानी सरकार की कम से कम भूमिका रहेगी, नियम वगैरह कम रहेंगे और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, उस समय इसे ट्रिकल-डाउन थ्योरी के नाम से भी जाना गया। भारत में इस सिद्धांत को चर्चा में लाने का मुख्य श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता। उन्होंने 2014 के चुनाव के बाद कई बार खुले मन से इसकी चर्चा की। हालांकि 1991 के बाद मनमोहन सिंह की नीति को भी इसी संदर्भ में देखा जाता है। देखिए, वास्तव में एक बात हमेशा याद रखिएगा, सरकार चाहे अभी जैसे नरेंद्र मोदी की है, इससे पहले मनमोहन सिंह, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, इससे पहले फिर अटल बिहारी वाजपेयी से जो है पहले कई आते जाते सरकार रहे, उस बीच में अटल बिहारी फिर इससे पहले नरसिम्हा राव। सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन जो आर्थिक नीति है, सरकार की जो आर्थिक नीति है ना, उसका स्क्रिप्ट जो 1991 में जो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने जो तैयार किया था,
बस उसी स्क्रिप्ट पे सब चल रहे हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे फिर यूपीए की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की 2 बार की सरकार हो, तरीका बदल जाता है। हो सकता है कि भाई जब मनमोहन सिंह की सरकार रहती है, कोई ये कंपनी का शेयर आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो इस कंपनी का शेयर आगे बढ़ रहा है, फिर हो सकता है कल कांग्रेस की सरकार आई तो किसी और कंपनी का शेयर आगे बढ़े। तरीका बदल सकता है, निजी क्षेत्र में भाग लेने वाले लोग बदल सकते हैं, लेकिन नीतियां नहीं बदलेगी। कहने का अर्थ ये होता है, खिलाड़ी बदल जाएगा लेकिन खेल का नियम वही रहेगा। खेल का नियम जो मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव के जो मॉडल में जो बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग सब चल रहे हैं। कोई फास्ट चला रहा है, कोई स्लो चला रहा है, तरीका बदल रहा है, सॉरी खेलने वाले खिलाड़ी बदल रहे हैं, तरीका बदल रहे हैं। खिलाड़ी, चूंकि खिलाड़ी बदलेंगे तो तरीके भी बदलेंगे, लेकिन जो खेल का नियम है बिल्कुल वही है। तो कह सकते हैं कि ये जो नीति है ये वास्तव में 1991 के बाद से ही जो भी नीतियां बनी है भारत में, इसी संदर्भ में देखा जाता है। अब चूंकि ये धीरे धीरे हुआ, किसी सरकार के कार्य के दौरान थोड़ा फास्ट हुआ, किसी सरकार के दौरान स्लो रहा, लेकिन नियम जो है ये 1991 में जो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह बनाए हैं उसी के अनुसार चल रहा है। अब देखते हैं इसकी विशेषता। आकार, इसका मुख्य संबंध सरकार एवं उसके तंत्र के आकार से, इसलिए इसके अंतर्गत कर्मचारियों की संख्या में कटौती शामिल। यानी कि भाई आपको वही जैसे बोले कि आपको फाइल को ज़्यादा टेबल में नहीं भेजना है। पहले क्या था, इसका सिग्नेचर लो, इसका लो, इसका लो, इसका लो, इसमें इनमें से किसी एक का ले लो, काम खत्म। प्रक्रिया, सरकारी कार्यालय के कार्य करने की जटिल प्रक्रिया लोक कल्याणकारी राज्य की प्रगति को अवरुद्ध करती है, अतः इसके सरलीकरण पर विशेष बल दिया जाएगा। कानून, अनुपयुक्त अथवा अप्रयुक्त कानून जटिलता को बढ़ावा देते हैं अथवा उसमें बदलाव अथवा उसे हटाने का प्रस्ताव होगा। ई मॉडल पर विशेष बल, अर्थात सरकार इफिशियंसी, इकोनॉमी एवं इफेक्टिवनेस को अपनाकर उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास करेगी। सरकार ये प्रयास करेगी कि जनता की भी सरकार में प्रत्यक्ष भागीदारी है। इसकी अंशात्मक रूप में आज जनता स्वयं कई कार्यों को स्वयं कर सकती है जिनके लिए कभी उन्हें कुशल मानव संसाधन तकनीक का प्रयोग, उससे प्रभावी एवं समग्र शासन संभव हो पाएगा। लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जहां शासन एवं जन कल्याण की क्रमशः प्रक्रिया एवं योजना इस प्रकार निर्मित हो कि जनता को इस प्रक्रिया अथवा योजना का लाभ अधिकतम रूप से प्राप्त हो। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन को इसी संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसका संभावित लाभ निम्नलिखित हो सकते हैं। सरकारी कार्य प्रणाली में सरलीकरण, सरकार का आकार छोटा होने से कार्य प्रणाली में सरलता आएगी, जिससे आम जनता बिना अधिक धन और समय गवाए अपना जटिल कागजी कार्यवाही से मुक्ति। सामान्यतः इस दिशा में कई प्रयास किए जा चुके हैं। अपने मोबाइल अथवा ऑनलाइन सुविधा के कारण आज आम जन कई कार्य बिना किसी जटिल कागजी कार्रवाई के स्वयं कर पाने में सक्षम। जैसे आप जीएसटी बनाना, आज आप खुद ऑनलाइन बना सकते हैं, आज आपको लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, सारा चीज आजकल ऑनलाइन हो जाती है। यही है स्वशासन को प्रोत्साहन। वर्तमान प्रधानमंत्री ने कई बार इसके बताते हुए जोड़कर बताया, उन्होंने इस संदर्भ में महात्मा गांधी के स्वराज सिद्धांत, पंचायती राज को पर्याप्त स्वायत्तता। वर्तमान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इसके संदर्भ में पंचायतों को उचित स्वायत्तता देने की बात कही है। इससे जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। कम सरकारी हस्तक्षेप, उत्पादन को कई क्षेत्रों में काफी कमी आएगी, जिससे नए अपनाने वाले प्रयासों के साथ कार्य कर पाएंगे। सरकारी कार्य प्रणाली में बदलाव, जब सरकार उत्पादन के प्रणाली से स्वयं कर मुक्त कर केवल शासन को देखेगी तो सरकारी कार्य प्रणाली काफी मिलेगा। कार्य की समय सीमा एवं त्वरित संपादन संभावना। आत्म जनता की सहभागिता, सरकार अपने आकार के छोटा कर शासन में गुणवत्ता लाने के लिए आम जनता को शासन में सहभागी बनाने पर विशेष जोर दे। अन्य लाभ, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, दलालों से बचाव। देखिए ये शब्द ना, दलालों की जगह यहाँ देना था बिचौलियों। शब्द बहुत मायने रखता है आंसर राइटिंग में, बार बार कर रहा हूँ। आप जो शब्द लिखते हैं आंसर राइटिंग में, जो भाषा का जो शैली है, प्रस्तुतिकरण, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यहाँ पे शब्द देना था दलालों की जगह बिचौलिया, बिचौलियों से बचाओ। देखिए मीनिंग दोनों का सेम है, सुनने में अंतर हो जाती है। कार्य विलंब में सुधार एवं अफसरशाही से
काफ़ी हद तक जनता को राहत मिलेगी। निष्कर्षतः न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन प्रक्रिया में कई बदलाव कर जन कल्याण के कई प्रयास कर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पुष्ट करते हैं। संचार क्रांति के माध्यम से इस प्रक्रिया को अपनाना काफ़ी सुगम ही प्रतीत हो रहा है। इस क्षेत्र में कई सकारात्मक प्रयास किए भी जा रहे हैं। निजीकरण पर उचित नियंत्रण के माध्यम से इस सिद्धांत को सफल बनाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन विषय, इसकी विशेषता करते हुए कैसे ये एक लोककारी राज्य के लिए लाभकारी है। ठीक है, तो इसका देख रहे हैं, सरकार के भी बारे में बताया, विशेषताएं बताया और कैसे ये लोक कल्याणकारी राज्य के लिए लाभदायक है, इसको भी अच्छे से व्याख्या किए हैं। यानी देख रहे हैं कि आज भी नीरज जी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए बिल्कुल वो सटीक गए हैं। पॉइंट भी बहुत अच्छा दिए हैं, ज़्यादा आंसर को लंबा नहीं लेके गए हैं, सटीक शब्दों में समाप्त किए हैं। और अगर एक शब्द को छोड़ दिया जाए तो बाकी इनका भाषा शैली प्रस्तुतिकरण सब सही है। तो आज जो नीरज जी को मार्क्स दिया जा रहा है, आज भी दिया जा रहा है 10 में से 7 नंबर, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखना कोई आसान बात नहीं होती है। देखिए, बोलना और लिखना दोनों में अंतर। जैसे इसके बारे में किसी को 100 शब्द बोलने को कहे तो आराम से बोल सकता है, लेकिन लिखना वो ज़्यादा टफ है बोलने से। वहाँ आपको भाषा का, शब्दों का, बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से प्रस्तुत करने, प्रस्तुतिकरण में ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बोलना आसान होता है। मतलब मेरा कहने करते कि लिखना बोलना से ज़्यादा टफ होता है। तो 10 में से आज इन्हें 7 नंबर मिल रहा है और पिछले कॉपी में भी शायद इन्हें इतना ही मार्क्स मिला। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे कॉपी आगे बढ़ रहे हैं, नीरज जी की गलतियां भी कम निकल रही है इनके कॉपी में। और ये वो कॉपी है जो ये 67 के तैयारी के दौरान लिखते थे, ये भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोग उनके कॉपी के माध्यम से ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आंसर राइटिंग में निरंतर प्रयास से सुधार होते जाती है। तो हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे कॉपी में आगे बढ़ते गए, पहला कॉपी और अभी ये इनका शायद 26वां कॉपी चेक कर रहे हैं, तो अब पहला और 26वां के बीच में देख सकते हैं पहले कॉपी में काफ़ी गलत ढूंढा गया था, शब्द गलत थे, भाषा शैली में काफ़ी कमियां गलतियां ढूंढी गई, प्रस्तुतिकरण कमज़ोर थे। लेकिन अब आप देख रहे हैं प्रस्तुतिकरण भी सही है, भाषा शैली में भी अब कमियां कम दिखती है, शब्दों में भी अब जो है बहुत ये अच्छे से चयन करते, कुछ एक आध मिस्टेक होना अलग बात है, सटीकता के साथ जवाब देते हैं। तो आंसर राइटिंग यही है। आप रेगुलर गाइडलाइन के साथ अगर रेगुलर लिख रहे हैं अपनी कमियों को जानते हुए, तो आंसर राइटिंग कोई बड़ी समस्या नहीं है। और शुरुआत में सबका कमज़ोर होता है, नीरज जी का भी शुरुआत में कमज़ोर था, लेकिन ये रेगुलर प्रैक्टिस की अपने आप मजबूत होते गए। तो अब जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जो स्टूडेंट आंसर राइटिंग करना चाहते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए, जेपीएससी के लिए आंसर राइटिंग शुरू है। तो जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो एप्लीकेशन गुरुमंत्रा.online में जाके ले सकता है। क्लास जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।